Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hajama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास यहाँ पर विज़िट करते हैं हमारे सेंटर पर और बात करते हैं कि उनकी जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है वो सही नहीं है। तो क्या उनका जो बेबी होगा वो भी एबनॉर्मल होगा? क्या वो बेबी सही से डेवलप नहीं होगा? ये क्वेश्चंस बार बार करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन चीज़ों का रोल होता है, कैसे ये डिफ़ाइन होता है कि आपका बेबी जो है वो नॉर्मल होगा या नहीं होगा, आपके बेबी के अंदर कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं होगा अगर आपके स्पर्म के अंदर कोई डिफ़ेक्ट है तो। मॉर्फोलॉजी, पहले देखिए मॉर्फोलॉजी के बारे में समझ लीजिए कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। बेसिकली हमारा जो स्पर्म होता है वो एक एक तरह से उसके 3 पार्ट होते हैं। मैंने कई मतलब आप लोगों को बताया हुआ है। हेड होता है, मिड पीस होता है और इसी तरीके से उसकी टेल होती है। नॉर्मल क्राइटेरिया में क्या होता है, स्पर्म का प्रॉपर वे में हेड होना चाहिए, प्रॉपर वे में मिड पीस होना चाहिए और टेल होनी चाहिए। और इस हेड में, इस मिड पीस में और इस टेल में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इस तरह के स्पर्म आपके नॉर्मल मिल रहे हैं तो वो हम लोग नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में रखते हैं। अगर इस स्पर्म के किसी भी पार्ट में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो वो अब देखना होता है कि स्पर्म कितने स्पर्म में आपके जो है डिफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग परसेंटेज में जानते हैं। देखिए सीमेन एनालिसिस इसी वजह से आप लोगों को ये बार बार कहा जाता है कि अच्छी लैब में कराएं, क्योंकि ये काउंटिंग जो होती है और ये देखना जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसके अंदर WHO की जो गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बस उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है और बस ऐसे ही रिपोर्ट बना दी जाती है। तो फिर अब प्रॉपर वे में ये डिसीज़न बनाना कि मॉर्फोलॉजी क्या सच में आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है या ख़राब नहीं है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बेसिकली। WHO का भी जो गाइडलाइन का जो प्रोसेस है ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी अपने नॉलेज को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी 1999 तक मॉर्फोलॉजी का जो ये बनाया गया था मॉर्फोलॉजी का कि मोर देन 14% स्पर्म अगर नॉर्मल होते थे तब हम उसको नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कहते थे। विद इन नॉर्मल लिमिट्स हम लोग कहते थे अगर मोर देन 14% स्पर्म नॉर्मल हुआ करते थे तो। लेकिन उसके बाद में WHO की गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं और अभी आजकल जो अभी चलता है वो है 4%, है ना। अभी 4% किसी शख्स के स्पर्म अगर नॉर्मल होंगे तो उसको हम लोग नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में रखते हैं। मोर देन 4% स्पर्म अगर नॉर्मल हैं तो। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जब आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है तो उसमें जो है क्रूगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जो होता है, क्रूगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया उसको फॉलो किया गया हो, उसको फॉलो करके ही वो उसकी रिपोर्ट बनाई गई हो, तभी ये 4% पे होगा। अदरवाइज़ ये 14% आपके नॉर्मल होने चाहिए, तभी हम उसको नॉर्मल कहेंगे। ये एक बात होती है इन्वेस्टिगेशन की कि आपका इतने परसेंट नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन बेहतर ये होता है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्पर्म आपके नॉर्मल होंगे, तभी ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। लेकिन ये कहना डायरेक्टली कि अगर मॉर्फोलॉजी आपकी सही नहीं है तो फिर आपका बेबी जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, ये बिल्कुल नामुनासिब होगा। सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे ही डिपेंड नहीं करता है स्पर्म आपके बेबी का जो है डिफेक्ट होना या आपके बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे ही डिपेंड नहीं करता है। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसके लिए बेसिकली आपके सीमेन का वॉल्यूम कितना है वो देखना होता है, सीमेन की थिकनेस क्या है वो देखना होता है, स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की जो है मोटेलिटी कितनी है, स्पर्म फ्रेगमेंटेशन कितना है ना। DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कराते हैं स्पर्म का, वो देखा जाता है। और इसी तरीके से ये भी देखा जाता है कि प्रॉपर वे में एबिलिटी कितनी है ना, फर्टिलाइजेशन की। आपका जो स्पर्म है, जाहिर सी बात है अगर उसके अंदर सही से मोटिलिटी ही नहीं है तो अब जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, वो तो कम हो गई ना। तो फिर अब ऐसी सूरत में बहुत मर्तबा इनफर्टिलिटी तो होती ही है, और अगर इन सारी चीज़ों में अगर परेशानी होती है तो फिर बहुत सारे लोगों में उनका जो बेबी होता है वो भी एबनॉर्मल होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई।
अब ये समझ लीजिए कि मॉर्फोलॉजी लोगों में डिस्टर्ब क्यों होती है, मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मलिटीज़ क्यों होती हैं। इससे पहले कि क्यों होती हैं आप जानिए कि क्या क्या होती हैं। मॉर्फोलॉजी में ये स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो डिस्टर्ब होती है या एबनॉर्मल होती है, उसमें कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि जाहिर सी बात है स्पर्म के 3 हमने चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट, एक हेड, मिड पीस और टेल। अब जाहिर सी बात है इसमें जो एबनॉर्मलिटी होगी या तो हेड में होगी या मिड पीस में होगी या टेल में होगी। अब हेड में जो एबनॉर्मलिटी होती है वो भी कई तरह की होती है, मिड पीस में भी एबनॉर्मलिटी बहुत तरह की हो सकती है और टेल में भी एबनॉर्मलिटी बहुत तरह की हो सकती है। और पूरे एक एबनॉर्मलिटी एक तरह से समझ लीजिए कि पूरे के पूरे पीस की पूरे के पूरे स्पर्म की भी एबनॉर्मलिटी एक होती है जिसको हम लोग एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। एक और मेजर इशू होता है कि जिसमें स्पर्म का जो हेड होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है एक तरह से, है ना, ग्लोबोजोस्पर्मिया के नाम से हम लोग इसमें जानते हैं। उसमें क्या होता है कि एक्रोसोम ही नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक्रोसोम ही नहीं होगा तो फिर आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट होंगी ही नहीं, कंसीव होंगी ही नहीं। आप बहुत सीमेन जो है आप कराते रहिए सीमेन एनालिसिस, काउंट खूब अच्छा आता रहेगा, सारी चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, सब कुछ नॉर्मल लिमिट में आएगा। लेकिन मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत इशू दिखेगा आपको, लेकिन प्रॉपर वे में कहाँ पर इशू है वो सही से फाइंड होगा ही नहीं। तो फिर हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट उसके लिए कराना पड़ेगा। ये मॉर्फोलॉजी क्यों लोगों में ख़राब होती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो होती है ये क्यों ख़राब होती है, तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल पाया जा रहा है वो है क्या, स्मोकिंग। अगर आप डेली बेसिस पे मोर देन 10 सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मोर देन 60% चांसेस हैं कि आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है, मोर देन 60%। इस वजह से सिगरेट स्मोकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह लेते हैं, है ना, कोकेन है, इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं वो सब लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, एज आपकी बढ़ गई है, मोर देन 40 प्लस हो गए हैं आप, तो फिर ऐसी सूरत में भी आप लोगों के अंदर मॉर्फोलॉजी के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से ये बहुत मर्तबा आप लोगों को मशवरा दिया जाता है कि मेल को जब भी बच्चा चाहिए तो फिर आप एज आपकी 40 से पहले ही आप लोग प्लान कर लीजिए, और फीमेल की 32 एज से पहले ही आप लोग बेबी प्लान कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है आप लोगों के लिए। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, अच्छी नहीं है, तो बहुत मर्तबा ऐसा देखने को पाया गया है कि जिन लोगों की मॉर्फोलॉजी गड़बड़ होती है वो और गड़बड़ होती चली जाती है, धीरे 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 करके मॉर्फोलॉजी उनकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी ऐसी सूरत में मेरी टिप्स आप लोगों के लिए ये है, प्रो टिप कह लीजिए आप इसको, कि आप जो है हमेशा क्या करें, अपने स्पर्म को फ्रीज़ कर लीजिए। आज की डेट में आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे तो आगे चल करके अगर आपका मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो आप ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं, उस स्पर्म को यूज़ करके आईवीएफ करा सकते हैं और प्रॉपर वे में बेबी पा सकते हैं। एक बात ये, दूसरी बात कुछ चीज़ें और बता देते हैं कि अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो किन किन चीज़ों में आप एहतियात बरत सकते हैं। नंबर 1, स्मोकिंग अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए, ड्रिंकिंग करते हैं तो छोड़ दीजिए, मोटापा अगर है तो उसको घटाने की कोशिश करिए, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए, है ना, किसी तरह की ड्रग वगैरह यूज़ करते हैं उसको ख़त्म कर दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर मॉर्फोलॉजी का इशू है तो एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने अक्सर देखा होगा हमारे जो पेशेंट हैं, आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे, हमारे पेशेंट जो हैं, अगर इनफर्टिलिटी के लिए आप ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से लेते हैं तो अक्सर व बेशतर हम एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल हम ज़रूर देते हैं अपने पेशेंट को। इसके पीछे के रीज़न्स बहुत सारे हैं, इसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं, बहुत मतलब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये रहने दीजिए, हम वहीं से ले लेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लोगों के साथ, है ना। तो ये बेहतर तो ये होता है कि आप लोग हमेशा जो ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जा रहा है उसको प्रेफर करें और सही से उसको लें। बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं यूज़ करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये तो अपनी दवा बेचने के लिए दे दी है बस, है ना, इतनी छोटी सोच के साथ ट्रीटमेंट आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को डॉक्टर पर भरोसा करना चाहिए कि वो क्यों दे रहे हैं। आप लोगों की समझ में सारी चीज़ें तो नहीं आ सकती हैं ना, क्यों दिया जा रहा है वो आप लोग वो सारी बातें नहीं समझ सकते हैं। इस वजह से थोड़ा भरोसे के साथ आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स जो होते हैं और वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए ख़ास तौर से हमारा जो रिसर्च प्रोडक्ट है
स्पामोजेनिक आप उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मॉर्फोलॉजी भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे लोगों में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा आज की इस वीडियो से, और आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।